गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नया विषय है संचार। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ये लिया गया है। तो जानते हैं कि संचार क्या है। संचार को कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनी अर्थात टू शेयर, बांटना, प्रसारित करना, प्रचारित करना। तो कम्युनिकेशन से तात्पर्य हुआ विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करना। तो आगे देखते हैं, चलिए इसकी दूसरे शब्दों में परिभाषा क्या है संचार की। संचार विचारों एवं भावनाओं को दूसरों से बांटने की एक सार्थक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार आपसी समझ, विश्वास एवं बेहतर मानवीय संबंधों को स्थापित करने के लिए सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार है। तीसरी परिभाषा है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के अनुसार एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संदेशों का प्रेषण ही संचार है। तो संचार अर्थात आपसी विचारों, भावनाओं और संदेशों का आदान प्रदान, ये किसी भी माध्यम से हो सकता है। आगे हम देखते हैं संचार के तत्व क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है संचार के तत्व। तो संचार का जो पहला तत्व है वो संचारक। संचार की शुरुआत इसी संचारक नामक तत्व से होती है। संदेश भेजने वाले को, जो व्यक्ति संदेश को प्रेषित करता है, भेजता है, उसको हम संचारक कहते हैं। जब संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, भावना या सूचना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो वहां पे संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। संचारक के दूसरे नाम है स्रोत, प्रेषक, संप्रेषण, संवादक, इनकोडर, कम्युनिकेटर, सेंडर आदि संचारक के नाम है। अर्थात संदेश को पहुंचाने वाला ही संचारक कहलाता है। दूसरा संकेतीकरण। संकेतीकरण एक प्रकार से संदेशों को भाषाबद्ध करना है, संदेशों को कूटीकृत करना। एक निश्चित संकेत चिन्हों में, भाषा हमेशा संकेत चिन्हों में ही होती है, उसको भाषाबद्ध करना या संकेत चिन्हों में अपनी बात को व्यक्त करना ही इनकोडिंग या कूटीकरण कहलाता है। तो संकेतीकरण के अंतर्गत आप देखते हैं कि संचारक जो होता है वो विचार को संकेत चिन्ह में या अर्थात भाषाबद्ध करता है। इसी प्रक्रिया को संकेतीकरण कहते हैं। दूसरा संदेश। संचारक द्वारा दूसरे को जो कुछ प्रेषित किया जाता है, जो संदेश या विचार या भावना, उसी को हम संदेश कहते हैं। ये लिखित और मौखिक और सांकेतिक भी हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण संचार का तत्व है माध्यम। माध्यम में आप देखते हैं टेलीविजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, समाचार पत्र, ये सब संचार के माध्यम हैं जो किसी भी सूचना और विचार को व्यापक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। आगे हम देखते हैं संचार का पांचवा तत्व प्रापक। प्रापक अर्थात संदेश को प्राप्त करने वाला। तो जो संचारक होता है, जब किसी माध्यम के सहारे, रेडियो या फोन या मोबाइल या समाचार पत्र के द्वारा कोई संदेश पहुंचाता है और वो संदेश लोगों तक पहुंच जाए, या जिसके पास वो संदेश पहुंचा उसको हम प्राप्तकर्ता या प्रापक कहते हैं। संकेत वाचन। संकेतीकरण का अपोजिट ये संकेत वाचन है। संकेतीकरण में विचारों को, भावनाओं को कूटीबद्ध करते हैं, भाषाबद्ध करते हैं। संकेत वाचन में जो भी विचार या सूचना या संदेश हैं उसको हम पढ़ते हैं। अगर उन संकेत चिन्हों को हम समझ पा रहे हैं तो उसको हम कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। इसमें जो भी प्राप्त करता है वो निहित संदेश को उसी आशय और मंतव्य के साथ समझ पाए, तब जाकर ये कूटीवाचन या डिकोडिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। सातवां है फीडबैक। फीडबैक अर्थात जो भी संदेश प्राप्त किया गया है उस पर हमारी अगर प्रतिक्रिया है, क्या है, वो महत्वपूर्ण है। बिना प्रतिक्रिया के, बिना फीडबैक के ये नहीं जाना जा सकता कि संदेश सचमुच में पहुंचा है या नहीं, या सूचना पहुंची है या नहीं। तो फीडबैक किसी भी संदेश के आदान प्रदान के या किसी भी शिक्षण अधिगम के आदान प्रदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है।
आगे हम देखते हैं शोर। संचार प्रक्रिया में शोर भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। शोर एक प्रकार से बाधा होती है जो यांत्रिक, तकनीकी या भौतिक हो सकती है। शोर के होने से संचार प्रक्रिया बाधित होती है, इसलिए कहा गया है कि शोर जो होता है वो संप्रेषित संदेश के प्रभाव को कम कर देता है। तो इसको दूर करने के लिए, संचार प्रक्रिया में इस शोर को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब अगला है संचार के प्रकार। संचार 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है अंतःवैयक्तिक संचार, इसको इंट्रापर्सनल भी कहते हैं। जब हम अकेले होते हैं, कोई योजना बना रहे होते हैं या अपने मन में ही सोच रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना या स्वयं से बातचीत कर रहे होते हैं, वहाँ पे अंतःवैयक्तिक संचार होता है। अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब 2 व्यक्ति आमने सामने हों, प्रत्यक्ष हों और आपस में बातचीत करते हुए उनमें फीडबैक भी मिल जाए, तो वहाँ पे अंतर्वैयक्तिक संचार होते हैं। आजकल आपसी बातचीत में, किसी डिबेट में या ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में कदम कदम पर इस संचार की महत्ता साबित होती है। अगला है तीसरा समूह संचार। समूह संचार, जब ये एक व्यापक पैमाने पे विचार विमर्श होता है संसद में, विधान परिषद में या पंचायत के लोगों द्वारा, पंचायत सदस्यों द्वारा, इसमें देश की समस्याओं की चर्चा की जाती है और उसका हल निकाला जाता है। तो समूह संचार एक प्रकार से एक संचार का सबसे व्यापक रूप है। अगला है चौथा जनसंचार। जनसंचार एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संवाद होता है। ये टेलीविज़न, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, इंटरनेट आदि के जरिए होता है। तकनीकी यांत्रिक माध्यम के द्वारा होता है। जब विशाल वर्ग को संबोधित किया जाता है, मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई नेता या कोई महान हस्ती अगर के विचारों को हम सुनते हैं टेलीविज़न पर, तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। वो यांत्रिक माध्यम के द्वारा, तकनीकी माध्यम के द्वारा होता है, इसमें फीडबैक का अभाव होता है। ये प्रकार से अप्रत्यक्ष संचार का माध्यम है। तो जनसंचार किसी बड़े समूह को, जनसमूह को संबोधित करने के लिए या सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए यांत्रिक माध्यम द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।